नमस्कार। आज तारीख है 10 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम 4 मेन आर्टिकल्स कवर करेंगे। मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। पहला विषय, आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में दूध में मिलावट से हुई एक भयानक त्रासदी और हमारे खाद्य सुरक्षा नियमों पर है। ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और हेल्थ का हिस्सा है। दूसरा मुद्दा इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है, जहां हम ईरान युद्ध, बदलते वैश्विक समीकरण और भारत के सामने आने वाली रणनीतिक चुनौतियों को देखेंगे। हाँ, और तीसरा विषय जो कि जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ता है, उसमें हम समझेंगे कि खाड़ी देशों में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी कैसे विफल हो रही है और भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है। और आखिर में हम हैदराबाद के मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर आएंगे। ये अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का एक बड़ा मुद्दा है, जहां विकास बनाम विस्थापन की एक नई बहस छिड़ गई है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, इन मुद्दों का विश्लेषण पूरी तरह निष्पक्ष होगा। हम यहाँ किसी पॉलिटिकल विचारधारा को सपोर्ट नहीं कर रहे, बस तथ्यों और मूल लेखों पर बात करेंगे। एग्जैक्टली। तो चलिए सीधे पहले मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, आइए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। राजा महेंद्रवरम की घटना सच में दिल दहला देने वाली है। 8 मार्च तक के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो एथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक इंडस्ट्रियल केमिकल दूध में पाया गया है, जिसकी वजह से अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। हाँ, और नवजात शिशुओं को मिलाकर लगभग 20 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है, हालांकि रोचक कहना ठीक नहीं होगा, दर्दनाक कहूंगा, वह यह है कि इस जहर का असर बच्चों और बुजुर्गों पर ही सबसे घातक क्यों हुआ। क्योंकि बच्चों की मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी काफी हाई होती है, राइट? बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ बुजुर्गों के जो रीनल रिजर्व्स होते हैं, यानी उनके गुर्दे की क्षमता, वह पहले से कमजोर होती है। इसलिए ये टॉक्सिन उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। पर असल में सबसे गुस्से वाली बात यह है कि स्थानीय लोगों ने दूध के कड़वे स्वाद की शिकायत की थी। कूलेंट लीक होने की बातें भी सामने आई थीं। पर उस विक्रेता ने उन शिकायतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने अब नए बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो हत्या के लिए है और धारा 105 जो गैर इरादतन हत्या के लिए है, उसके तहत केस दर्ज कर लिया है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल सामने आता है। ऐसे मामलों में तुरंत मर्डर का केस दर्ज करना काफी सख्त और पॉपुलर कदम लगता है, पर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। उल्टा असर कैसे, मतलब? देखिए, भारत में दूध का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी छोटे इनफॉर्मल विक्रेताओं द्वारा ही बांटा जाता है। अगर अचानक से उनमें इतनी सख्त सजा का डर बैठ गया तो वो लोग बाजार छोड़ सकते हैं या फिर पूरी तरह अंडरग्राउंड होकर काम कर सकते हैं। तो इससे तो लोग सीधे अमूल या विजया जैसी बड़ी कोऑपरेटिव संस्थानों की तरफ चले जाएंगे ना? जाएंगे जरूर, पर बड़ी संस्थाएं रातों रात पूरे देश की डिमांड अकेले पूरी नहीं कर सकती। हमारा इनफॉर्मल नेटवर्क सदियों से काम कर रहा है। साल से ये डेयरी बिना किसी सेफ्टी लाइसेंस के चल रही थी। वही तो सबसे बड़ा पॉइंट है, 11 साल। हाँ, मतलब स्थानीय सरकार और एफएसएसएआई आखिर कर क्या रहे थे? ना कोई फील्ड ऑडिट हुआ और ना ही कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू किया गया। इसीलिए एक यूपीएससी अप्रोच ये कहती है कि सजा तय करने से ज्यादा जरूरी है सही निगरानी करना। हमें हवाई बातों की जगह सब्सिडाइज टेस्टिंग किट्स चाहिए और सहकारी चिलिंग फैसिलिटीज बढ़ानी होंगी। और शायद एक सेफ हार्बर प्रावधान लागू करना भी जरूरी है, जिसमें अगर कोई कंटैमिनेशन की जल्दी रिपोर्ट कर दे तो उसकी सजा थोड़ी कम हो, ताकि कम से कम लोगों की जान तो वक्त रहते बचाई जा सके। एग्जैक्टली। पनिशमेंट का डर लोगों को जानकारी छुपाने पर मजबूर ना करे, बल्कि ट्रांसपेरेंट बनाए। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा है और दूसरी तरफ दुनिया में ग्लोबल डिप्लोमेसी विफल होती दिख रही है। आप ईरान पर हुए हाल ही के युद्ध की बात कर रही हैं? हाँ, 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक व्यापक युद्ध शुरू कर दिया है और इस बार उनका टारगेट सिर्फ परमाणु कार्यक्रम या मिसाइल रोकना नहीं लग रहा। सही पकड़ा आपने। इस बार रणनीतिक लक्ष्य पूरी तरह से रिजीम चेंज लग रहा है, यानी वहां की सरकार और उसकी विचारधारा को ही उखाड़ फेंकना। और इसका इतिहास काफी लंबा है। 7 अक्टूबर 2023 का हमास का हमला ले लीजिए। मूल लेख कहता है कि शुरुआत में इजराइल ने ही यासिर अराफात को कमजोर करने के लिए हमास को खड़ा किया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। उसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान द्वारा समर्थित बाकी प्रॉक्सी वॉर्स ने खाड़ी देशों को इतना परेशान कर दिया था कि उन्होंने मजबूर होकर एब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिए।
लेकिन फिर जून 2025 में जब बमबारी हुई और आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या हुई तो समीकरण पूरी तरह बदल गए। क्योंकि ईरान ने पीछे हटने के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन अपना लिया, सत्ता का पूरी तरह विकेंद्रीकरण कर दिया। जिसकी वजह से उनके अलग अलग मिलिट्री कमांडर्स ने बिना किसी सेंट्रल आदेश के पूरे क्षेत्र में हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और यहाँ तक कि इराक और सीरिया के अमेरिकी बेसिस पर भी हमले हुए हैं। और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके वैश्विक तेल व्यापार की सबसे अहम कड़ी को संकट में डाल दिया है। अगर हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी यहाँ पूरी तरह फेल साबित हुई है। मतलब उनके मिसाइल इंटरसेप्टर्स भी तो अब लगभग खत्म हो चुके हैं ना? बिल्कुल। 1980 में जिमी कार्टर की गारंटी से लेकर मई 2017 के अरब नाटो प्रस्ताव तक सब बेअसर रहे। यहां तक कि सितंबर 2025 में कतर को दी गई नाटो के आर्टिकल 5 जैसी गारंटी भी खोखली निकली। खाड़ी देश आज खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। और इन सब में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का विरोधाभास तो देखें। वह वेनेजुला, सीरिया और क्यूबा में अलग-अलग नीतियां चला रहे और इस युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने भारत से भी रूसी तेल खरीदने को कहा है ताकि ग्लोबल तेल की कीमतें स्थिर रहें। पर अमेरिका के इस तरह उलझने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? चाइना और रशिया का? एक तरह से कहा जाए तो ट्रंप का मागा कैंपेन अब MCGA यानी मेक चाइना ग्रेट अगेन बनता जा रहा है। ताइवान और यूक्रेन के मामले में ये दोनों देश अब और खुलकर सामने आएंगे। तो इस पूरे ग्लोबल शिफ्ट से भारत को क्या सबक मिलता है? मेरी समझ से जब खुमैनी की हत्या हुई थी और भारतीय नौसेना के जहाज पर टॉर्पीडो हमला हुआ था तो हमारी प्रतिक्रिया काफी धीमी थी। ये सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। भारत को कूटनीतिक संतुलन की बहुत सख्त जरूरत है। 1999 के कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा सबक यही था कि सुरक्षा किसी पर आउटसोर्स नहीं की जा सकती। आत्मनिर्भरता ही आखिरी रास्ता है, जिसके लिए हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स का बढ़ना एक अहम कदम है। बिल्कुल। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि करीब $2.78 बिलियन होता है। और वहीं हमारा रक्षा आयात 25 से 30% कम हुआ है। ब्रह्मोस और तेजस इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। दुनिया अब हमारी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा कर रही है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स से वापस अपने देश के अंदरूनी मुद्दों पर चलते हैं। हैदराबाद के मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का विवाद इस समय काफी चर्चा में है। ये नदी दरअसल मूसा और एसी नदियों के संगम से अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और इस नदी की कहानी लगभग 260 किलोमीटर लंबी है। इसका इतिहास काफी पुराना रहा है। 1908 की उस भयंकर बाढ़ के बाद तत्कालीन नवाब मीर उस्मान अली खान ने उस्मान सागर और हिमायत सागर बनवाए थे, और तब से लेकर आज तक टीडीपी, बीआरएस और अब वर्तमान कांग्रेस सरकार इसको विकसित करने की कोशिश कर रही है। वर्तमान प्रोजेक्ट के तथ्य काफी विशाल है। तेलंगाना सरकार का प्लान है कि 55 किलोमीटर के हिस्से को साल भर बहने वाली नदी बनाया जाए, जिसके लिए 72 किलोमीटर दूर गोदावरी के मल्लाना सागर से लगभग 2.5 TMCFT पानी लाया जाएगा। और साथ ही 39 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP लगाने की बात चल रही है, जबकि 21 वहां पहले से मौजूद हैं। यहाँ तक तो ये सब विकास की सकारात्मक बातें लगती हैं, लेकिन इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स की कीमत आखिर चुकाता कौन है? वही पुरानी बहस सामने आती है, विकास बनाम विस्थापन। अक्टूबर 2024 में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनाने के लिए 5 कंपनियों का एक कंसोर्टियम बनाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह DPR पब्लिक होने से पहले ही प्रशासन ने नदी किनारे बसी स्लम्स को हटाना शुरू कर दिया, जो कि कानूनी और नैतिक दोनों तौर पर काफी गलत लगता है। इस जल्दबाजी का भारी विरोध भी हुआ। इस विरोध के चलते सरकार ने रणनीति बदली और अब वह 21 किलोमीटर के उस हिस्से पर फोकस कर रही है जो थोड़ा खाली है, जहां दोनों नदियों के संगम पर गांधी सरोवर बनाया जाएगा। सुना है वहां दुनिया की सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा बनेगी, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दी है। लेकिन मुद्दा यहां शांत नहीं हुआ। अभी हाल ही में भूमि अधिग्रहण के 3 नए नोटिस अचानक पकड़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब वहां की एक बड़ी गेटेड कम्युनिटी के लोग भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब अब सिर्फ गरीब नहीं, अमीर भी इस डिस्प्लेसमेंट की जद में आ गए हैं। बिना किसी पारदर्शी और पब्लिक रिपोर्ट के इस तरह नोटिस बांटना प्रशासन के इरादों और संस्थानों के काम करने के तरीके पर बड़े सवाल उठाता है। चाहे अमीर हो या गरीब, जवाबदेही सबका हक है।